लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना होगा इस पूरे ओवरऑल फंक्शन में, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन जिसकी ये लिमिट वैल्यू कैरी आउट हो जाएगी 0 से π/2। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो कि आपको e की पावर sin x इंटू dx ऐसे लिखोगे। बाकी ये तो एज इट इज आपने कॉपी किया है, इसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? नाउ ये और ये इंटीग्रेशन यहीं पे आपके खत्म हो गए। अब सिंपली यहाँ पे π/2 पुट किए तो ये आपका π/2 और e की पावर sin π/2 1 यानी कि 1 माइनस 0 पे ये 0 sin 0 0 तो ये 0, तो आंसर आपको πe/2 ये इसका सिंपली यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट f of x is defined for x greater than or equal to 0 such that the limit over x tending to the infinity f of x divided by x is equate with 1 and f over 0 is equate with 2, f of 0 is equate with 2, then find the value of 0 से infinity f of x minus f dash x into e की पावर माइनस का x का इज़ dx। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी? तो आपको यहां पर क्या दे रखा है मैंने, e की पावर 0 से इंफिनिटी में e की पावर f ऑफ x माइनस f डैश x, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपका ये भी प्रॉब्लम उसी फैमिली में है जिसमें एक में इंटीग्रल बाय पार्ट लगाने पे दूसरा खत्म हो जाएगा। तो इस पूछे गए इंटीग्रेशन को आपने सिंपली प्रोसीड करने के लिए दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया। इस डेरिवेशन अगर सिंपली बेसिक रूल से समझें तो यहां पर ये 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का x इंटू एफ डैश एक्स का dx आ जाएगा। आप इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट लगाओगे तो इस f ऑफ x को इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करके इंटीग्रल बाय पार्ट लगाया तो f ऑफ x का फर्स्ट फंक्शन का कॉपी किया, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x और माइनस इसमें अपन इंफिनिटी और 0 इस तरह से रखेंगे, माइनस 0 से इंफिनिटी में सिंपली फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x और माइनस से डिवाइड तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x इंटू एफ डैश x का dx हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ऑब्वियस है इंफिनिटी डायरेक्टली पुट करोगे नहीं, इंफिनिटी पुट करने का मतलब लिमिट पुट करना, और इंफिनिटी प्लस कुछ होता नहीं या इंफिनिटी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू द, यहाँ पे आप पुट करोगे एक्सटेंडिंग टू द इज अ प्लस का इंफिनिटी किस फंक्शन में, माइनस के f ऑफ x इंटू ई की पावर माइनस x में, ये बीच वाला माइनस हो गया, आप 0 पुट करोगे e की पावर 0 1 माइनस f ऑफ 0 तो ये माइनस यानी कि ये प्लस का f ऑफ 0। यहाँ पर इंफिनिटी पे आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप इस फंक्शन को यहाँ पे लिख दोगे सिंपली माइनस का f ऑफ x अपॉन x इंटू ई की पावर x प्लस f ऑफ 0 तो आपको 2 दे रखा है। तो मेरा कहना है कि इस फंक्शन को आपकी लिमिट 1 है इंफिनिटी पर और इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू 0 है क्योंकि e की पावर x से हमेशा डोमिनेट करेगा इस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के इनडिटरमाइंड फॉर्म में, तो इसके वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो ओवरऑल आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो फिर से आपने सिंपली इंटीग्रल बाय पार्ट लगाते हुए इस तरीके से प्रोसीड किया, तो एक इंटीग्रल अपने आप उस f का मर गया। और जब भी f और f डैश या f डबल डैश जैसी चीजें इन्वॉल्व है, तो आपको हमेशा इंटीग्रल बाय पार्ट लगाकर इस तरीके से प्रोसीड करने की वहां पर जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको यही तरीका जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करें आप। 0 से लेकर सिंपली ln 2 इंटू ई की पावर 3x प्लस ई की पावर का 2x इज अ माइनस का 1 इज होल डिवाइडेड बाई इज अ ई की पावर 3x प्लस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x प्लस 1 ऑफ डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो जैसा कि ये फंक्शन आपका e की पावर x का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस है इसको इंटीग्रल करने के लिए फिर से हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर x को एज अ t कंसीडर करेंगे। और e की पावर x को अगर t कंसीडर करेंगे तो यहां से e की पावर x इंटू डी एक्स का वैल्यू सिंपल dt के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका 2 का t क्यूब प्लस t का स्क्वायर माइनस का 1 इस यहां पर ये t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1, ये लिखा है बच्चे, एकदम साफ साफ देख लो एक बार फिर से। और इंटू जब आप यहाँ पे dx को बदलोगे तो dt अपॉन एक t और आ जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी अच्छे से? बोले कोई डाउट किसी के मन में? तो इस टाइप से आप इसको प्रोसीड किए ना, तो आपके पास अब t क्या, ये नाउ द t का फंक्शन बन गया। तो वापस आप इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल करके वेरिएबल x में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पर आप इसी t की लिमिट कंसीडर करोगे। जब आप x को 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब आप x को ln 2 कंसीडर करोगे तो e की पावर ln 2 आपका सिंपली 2 हो जाएगा। अब आपको इस फंक्शन को यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, इंटीग्रल करना है। ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, तो आपको मेरा कहना है कि इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देने पर ये इसी का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल अगर है तो यह तो पार्शियल फ्रैक्शन से होता, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं है क्यूबिक। इसका मतलब इसमें से कुछ कॉमन निकालने पर और ऊपर dt मतलब उसी का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। ये एफोर्स सभी को क्लियर हुई अच्छे से? नाउ द न्यूमरेटर है 2t क्यूब प्लस t का स्क्वायर इज अ माइनस का 1 इज होल डिवाइडेड बाय t की पावर 4 प्लस t का क्यूब इज अ माइनस ओवर टी स्क्वायर प्लस का t, ऐसा आपको दे रखा है मैंने। बच्चों समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? अब आपके पास क्या होना चाहिए कि इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव तो ये नहीं है, कुछ आपको कॉमन निकाल के जो कॉमन निकाला है उससे डिवाइड करोगे, तो आपको ये चेक करना है कि क्या ऐसा करने पर आपका डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा कहीं पे। तो ऐसा चेक करने के लिए आप कैसे किसको कॉमन निकालना पसंद करोगे? यहाँ से अगर मैंने t की पावर 4 को कॉमन निकाला तो ये 2 अपॉन टी हो जाएगा। ये आपका टी स्क्वायर अपॉन मतलब 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 1 अपॉन इज अ टी की पावर 4 हो जाएगा, है ना? t की पावर 4 हो जाएगा कुछ ऐसा। तो एक बार t की पावर 4 को कॉमन निकाल के हिट एंड ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो t की पावर 4 को कॉमन निकाला तो यहां से डिवाइड किया तो ये t स्क्वायर और ये t की पावर 4 इज होल डिवाइडेड बाय
1 प्लस 1/t माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 1/t का क्यूब। ऐसा करने से एक समस्या ये आई कि इसका -2/t स्क्वायर, इसका माइनस का 3/t क्यूब जो कि ऊपर नहीं है, इसका माइनस का t की पावर 4। तो t की पावर 4 को कॉमन निकालने से काम नहीं चलेगा। ना चलो किसी और को कॉमन निकालते हैं। t स्क्वायर को कॉमन निकाला तो t स्क्वायर से ये 2t हो जाएगा, बोलो बच्चे, ये 1 हो जाएगा और ये -1/t स्क्वायर हो जाएगा। तो t स्क्वायर से कॉमन निकाला तो ये t स्क्वायर कॉमन निकाल के ऊपर डिवाइड भी कर दिया। मेरा कहना है कि ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये t स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये t, ये -1 और ये +1/t। अब देखो आपका इस फॉर्मेट को आपने, मैंने कहा था कि कुछ कॉमन निकालने पे ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखने लगेगा। तो इसका डेरिवेटिव 2t दिख रहा है 1 और 0 -1/t स्क्वायर, यानी कि इस पूरे फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन log ऑफ दिस हो जाएगा। तो एक स्टेप पे जाकर डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को एक स्टेप पे लास्ट में जाकर हमें प्योर इंटीग्रल करके यही काम करना रहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना रहता है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ t स्क्वायर प्लस t -1 प्लस 1/t और ये 2 और 1 यहाँ पे पुट किया गया। 2 और 1 पुट करने के बाद आपका सिंपली यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। मेरा कहना है कि सब्स्टिट्यूट अगर करके कर रहे हैं तो वापस वेरिएबल x में नहीं जाना है, वापस वेरिएबल x में नहीं जाना है। अंडरस्टैंड सभी को? f/x is equate with the limit over n tending to the infinity is the integration over is the cos x की whole power n plus sin x की whole power n of whole power 1/n is a for x belonging to the 0 से लेकर π/2। ये आपको f(x) इस तरीके से डिफाइंड किया गया है और आपको वैल्यू निकालनी है 0 से लेकर π/2 ओवर f(x) dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस लिमिट वैल्यू को हमें सॉल्व करने की जरूरत है यहाँ पे, और इस लिमिट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n होल पावर 1/n की लिमिट वैल्यू के लिए आप 5 की पावर n को कॉमन निकालते थे तो ये 5 इंटू 3/5 की होल पावर n प्लस 1 की पावर 1/n। इन्फिनिटी छापने पर ये चीज 0, ये चीज 1 और ये चीज 0, ये 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं है, ये अब 1 की पावर 0 जो कि 1 हो गया। तो इसकी लिमिट वैल्यू आपकी सिंपली यहाँ पर 5 आ गई। तो मैं इसलिए 3 की पावर n को क्यों नहीं निकाला, नहीं तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी की पावर 0 जो कि अभी भी इनडिटरमाइंड फॉर्म बनता, तो वो इसलिए हम बड़े वाले बेस को बाहर कॉमन निकाल देते हैं। तो 0 से π/2 में cos x और sin x में कौन बड़ा होगा वो इस इंटरवल पे डिपेंड करेगा। जैसा कि आपको पता है कि 0 से π/2 में 0 से π/4 के लिए cos बड़ा होगा, तो आप इस f(x) का इक्विवेलेंट फंक्शन अगर लिखोगे तो वो बेसिकली एक पीसवाइज फंक्शन आपको मिलेगा। वो पीसवाइज फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वो पीसवाइज फंक्शन कैसे मिलेगा, जब आपका x का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में कंसीडर करोगे तो उस केस में आप मेरे से बोलोगे कि यहाँ पर 0 से π/4 कंसीडर करने पर ये आपका क्या हो गया बच्चे, cos x बड़ा हो गया, तो आप cos x को इसमें से कॉमन निकालोगे, तब ये आपका फंक्शन इक्विवेलेंट टू द cos x आ जाएगा। जब आपके पास x की लिमिट π/4 से लेकर
पाई बाय 2 तक की है, तब उस केस में आप यहाँ पर किसको कॉमन निकालोगे बच्चे? इस साइन एक्स को कॉमन निकालोगे तो ये साइन एक्स बाहर जाएगा, बाकी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आपका इक्विवेलेंट टू द साइन एक्स होगा। यानी कि जिस फंक्शन को हमें 0 से पाई बाय 2 में इंटीग्रल करना है, वो अपनी डिफिनेशन को पाई बाय 4 पे चेंज कर रहा था, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम पीसवाइज फंक्शन यानी कि a से c अलग जाएंगे और c से b अलग जाएंगे। तो 0 से पाई बाय 2 की लिमिट को हम कंसिडर करेंगे 0 से पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक, और 0 से पाई बाय 4 में इस f ऑफ x की जगह पे इसका इक्विवेलेंट फंक्शन हम cos x कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट फंक्शन हम sin x कंसिडर करेंगे। ये बात सभी को क्लियर? cos x का इंटीग्रेशन आपका सिंपली sin x हो जाएगा, जिसमें आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट कंसिडर करोगे। इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x हो जाएगा, जिसमें आप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कंसिडर करोगे। बोलो बच्चों, यहाँ पे पाई बाय 4 यानी कि 1/√2 माइनस का 0 प्लस इस पाई बाय 2 पे 0 माइनस इस प्लस का 1/√2, ये भी सेम ही आएगा, तो आंसर की वैल्यू √2 हो जाएगी इस तरीके से। तो आपको ये प्रॉब्लम में एक लिमिट कैलकुलेट करते हुए आपने फील किया कि पीसवाइज फंक्शन मिलेगा, और उस पीसवाइज फंक्शन का इस तरीके से आपने लिमिट को ब्रेक करते हुए सिंपली इंटीग्रल कर दिया। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अगर आपको मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर 2 पाई ऑफ ब्रैकेट पार्ट ऑफ 2 sin x dx का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करो। तो ब्रैकेट पार्ट ऑफ 2 sin x भी आपको पता है कि एक सिंपली पीसवाइज फंक्शन होता है। ब्रैकेट पार्ट ऑफ 2 sin x भी सिंपली एक पीसवाइज फंक्शन होता है, और उस पीसवाइज फंक्शन का इक्विवेलेंट फंक्शन निकालने के लिए हम सबसे पहले किसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं? यहाँ पे 2 sin x का ग्राफ प्लॉट कर लेते थे। तो 2 sin x का ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में 2 sin x का ग्राफ ऐसा ही प्लॉट होगा। ये बात सही है? ये हाइट 2 होगी और ये बॉटम हाइट यहाँ पर -2 होगी। जैसा कि ग्रेटेस्ट या इज अ फ्रैक्शनल ऑफ एनी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने या उसका इक्विवेलेंट फंक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कैसे प्रोसीड करते थे? इसमें कट लगाते थे, इंटीग्रल पॉइंट पे याद करें, ऐसे 0 पर एक कट लगाएंगे ऐसे, और एक -1 में ऐसे, यही होगा। आपको पता है कि जब 0 से 1 में ये फंक्शन वैरी करेगा तब उसका GIF वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऐसे एक ड्रॉप कर दिए, और 0 से 1 के GIF लेने पे आपको पता है कि 0 वैल्यू मिलेगी बच्चे। जब ग्राफ 1 से 2 के बीच में है तो आपको पता है कि GIF वैल्यू आपको 1 मिलेगी, ऐसा ही होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉइड होकर ये 2 देगा, अलग बात है, लेकिन एरिया एक पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस पे हम प्रोजेक्शन, तो वापस से ये वैल्यू 1 और 0 के बीच में आ गई, तो वापस से इसका GIF वैल्यू का ग्राफ ऐसे होगा, जो कि डिसकंटिन्यूअस होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर। फिर यहाँ पर आप -1 के साथ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखोगे, तो उसमें आपको GIF वैल्यू -1 मिलेगी, इस तरीके से बच्चे। या डिक्रीजिंग ग्राफ है तो एरो पीछे लगा सकते हो, ऐसे। आप फिर से इस स्टेप के नीचे जाओगे तो आपकी वैल्यू -2 और -1 के बीच में है, तो आपको फिर से यहाँ पर वैल्यू -2 इस तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये -1 है, तो वापस से स्टेप अप ऊपर जाएगा ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसे यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा बच्चे। बोले
फिर यहाँ पर इस ग्राफ आप वापस जाओगे तो ये ग्राफ ऐसे मिलेगा। तो ओवरऑल इस फंक्शन का पीसवाइज फंक्शन का ग्राफ आप कह सकते हो ऐसे ऐसे वॉइड ऐसे, बोलो बच्चों, ये डार्क पॉइंट ऐसे, ये आपके इज अ डार्क सेक्शन इस कांस्टेंट फंक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू ये अपने इंटरवल में एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हुए ये इसका ग्राफ होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो 2 sin x का ग्राफ को 1 के साथ इक्वेट करेगा, तो ये पॉइंट आपका π/6, ये पॉइंट आपका 5π/6, ये पॉइंट आपका 7π/6 और ये पॉइंट आपका 11π/6, ऐसा कुछ करके आएगा। सही यहां तक भी। अब आपको इंटीग्रल यानी कि आपको एरिया अंडर द ग्राफ में यही बताया गया कि इंटीग्रल आपका एल्जेब्रिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है ऑन द एक्स एक्सिस। एल्जेब्रिक यानी कि ये आपका 0 प्लस आप इंटरवल में लिखो इस रेक्टेंगल का एरिया विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि ग्राफ ये लाइन ऊपर है, ये वॉइड आपका एक एरिया मिसिंग करेगा, लेकिन इस बहुत ही एक पॉइंट 0 एरिया बनाएगा। ये बात क्लियर सभी को। तो 5π/6 में से π/6 गया तो विथ आपकी सिंपली 4π/6 into 1 हाइट हो जाएगी। यहां पर फिर से ये आपका 0 देगा, ग्राफ एक्स एक्सिस पे ही है। ये चूंकि ग्राफ आपका नीचे है तो इस एरिया का इस रेक्टेंगल का माइनस के साथ आप इंटीग्रल वैल्यू डिफाइन करोगे, कि एरिया के केस में हम एक्स्ट्रा माइनस इसलिए लगाए थे क्योंकि ये इंटीग्रल आपको नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और वो वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस के साथ विथ आपकी π/6 और आपका इज अ हाइट आपकी 1। -1 और माइनस 2 बार माइनस माइनस नहीं लगा देना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहां पर आपका इसका एरिया की अगर आप बात करते हो यहां से यहां तक की, तो ये आपका -2 था। 11π/6 माइनस 7π/6 यानी कि माइनस के साथ 4π/6 इंटू इज अ 2 आपका ये हो जाएगा बच्चे, बोलो। फिर आपका प्लस इज अ प्लस 2π माइनस π/6 विथ के साथ, प्लस नहीं माइनस के साथ बेसिकली, क्योंकि फिर से एरिया अभी भी आपका इस रेक्टेंगल का एरिया निगेटिव काउंट होगा, तो माइनस का आपका कितना आएगा π/6 इंटू 1। तो ओवरऑल आंसर आप कह सकते हो इज अ 4π/6 माइनस π/6 माइनस 8π/6 माइनस का π/6। इंटीग्रल वैल्यू में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, ये बात तो क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से अभी तक। इस माइनस का 10 माइनस का 6, तो मेरे ख्याल से आंसर की वैल्यू माइनस का पाई आ रहा है अगर कैलकुलेशन पार्ट सही है। तो नाउ द आंसर इज सिंपली माइनस का पाई। तो इस तरीके के फंक्शन के लिए हम अंदर वाले का पहले ग्राफ और फिर इस इंटीग्रल पे तोड़ते हुए इस तरीके से जीआईएफ के ग्राफ को कंसीडर करेंगे, और जीआईएफ के ग्राफ को कंसीडर करने के बाद हम 0 से π/6 अलग, π/6 से 5π/6 अलग, वही इंटीग्रेशन की हमने सीधे एरिया को देखते हुए, क्योंकि अलजेब्रिक यहाँ पे ज्योमेट्रिकली एरिया निकालना पॉसिबल था, तो इंटीग्रल वैल्यू हम एरिया अंडर द ग्राफ से कैलकुलेट किए। लेकिन अगर ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है तब हमने उसकी वैल्यू पॉजिटिव के साथ कंसीडर की, अदरवाइज हमने उसकी वैल्यू किसके साथ कंसीडर करेंगे, निगेटिव के साथ कंसीडर करेंगे। 0 से इंफिनिटी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, सपोज लिखा है 3e की पावर माइनस x का dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है फिर से। नाउ अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप यहां पर फिर से किसका ग्राफ पहले बनाओगे, y इज इक्वेट विथ इसका पीसवाइज फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए y इज इक्वेट विथ 3 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस x का ग्राफ। तो इसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ xy प्लेन में एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा जिसकी 0 पे वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 0 से इंफिनिटी में ही हमें इसको कंसीडर करना है। इंफिनिटी पे इसकी लिमिट वैल्यू 0।
इसके बीच में आपके पास ये एक पॉइंट आएगा 2 इंटीजर, एक 1 आएगा, 0 तो एंड पॉइंट है। इस 2 आपका कंसिडर होगा, आप इसको 2 के बराबर करोगे तो 2 इज इक्वल टू 3 e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू ln 3 डिवाइडेड बाई 2। जब आप 1 के साथ इक्वेट करोगे तो इसी तरीके से ये ln 3 आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब ग्राफ 2 और 3 के बीच में इस 3 से 2 तक ट्रेवल करेगा तो इसका GIF वैल्यू, इसकी बॉटम वैल्यू 2 कंसीडर होगी बच्चे। ये आपका इस फंक्शन का इज द इक्विवेलेंट फंक्शन होगा। जब आप इस ग्राफ का GIF कंसीडर करोगे तो इसकी ये वैल्यू 1 कंसीडर होगी। जब आप इस इज द इनफाइनाइट लेंथ का कंसीडर करोगे तो इसकी वैल्यू बेसिकली इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द 0 कंसीडर होगी। और आपको अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस के साथ, क्योंकि ग्राफ ऊपर है, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस के साथ, और ये तो 0 y बराबर 0 आपका 0 एरिया कवर करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाई ln का 3/2 इज 2 हाइट और ln 0 इज दिस, 1 मल्टीप्लाइड बाई ln 3 माइनस इज ln का 3/2 विथ हो गई है, और इंटू 1 का मल्टीप्लाई, तो दिस इज इक्वलेंट टू द ln 3/2 प्लस 3, यानी कि आई थिंक ln 9/2। तो ln 9/2 आपका सिंपली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ln 9/2 सिंपली यहाँ पे आपका इस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? अगर हमसे कहा जा रहा है टू इंटीग्रेट द फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से लेकर इज √3 ओवर इज द डेरिवेटिव ऑफ is a tan inverse of is a 2x divided by 1 minus का x square of dx, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो कि इसका डेरिवेटिव इनटू dx लिखा हुआ है। तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? अगर आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपली कह सकते हो कि इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रल करेंगे तो यही सेम फंक्शन मिलेगा। और इधर सिंपली आप मेरे से कहोगे कि tan इनवर्स ओवर द 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हम अपर लिमिट √3 एंड लोअर लिमिट 0 कंसिडर कर लेंगे, और √3 पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे। tan इनवर्स ओवर इज 2 का √3 डिवाइडेड बाई इज 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2, 0 पे ये 0, 2 मर गया, माइनस का π/3, ये आंसर हो गया। लेकिन ये आपका गलत आंसर है, ये आपका गलत आंसर है। इसका सिंपल सा रीजन कि जिस फंक्शन को तुमने इंटीग्रेट किया है वो फंक्शन आपका 1 पे बेसिकली नॉट डिफाइंड है। वो फंक्शन आपका कहाँ पे नॉट डिफाइंड है? 1 पे आपका नॉट डिफाइंड है। ये बात आप क्लियर हुई? चूंकि ये फंक्शन आपका 1 पे नॉट डिफाइंड है तो 0 से √3 में आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रोसीड करना होगा। 0 से 1 सेम फंक्शन, ये पूरा आप लिखोगे जो भी आपको दे रखा था, ये पूरा सेम टू सेम, प्लस यहाँ पे 1 से √3 ऑफ सेम टू सेम फंक्शन, ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इस tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा था जो कि आपका x बराबर 1 पे नॉट डिफाइंड था। नॉट डिफाइंड होने के साथ साथ बेसिकली इज एक वॉइड होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 1 के प्लस और 1 के माइनस पे ये फंक्शन में इज लिमिट वैल्यू π/2 और माइनस π/2 जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
नाउ 0 से 1 में अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से 1 में अब इसको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, जिसको आपने पहले डेरिवेटिव किया और फिर इंटीग्रेट किया, तो ऑब्वियस है यही सेम एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, लेकिन आप समझे कि क्या फर्क पड़ेगा आंसर को। आपका यहाँ पर इस लिमिट के लिए भी आपको 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर और उसमें अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट 0 माइनस 0 से 1 में आपका फिर से आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, क्योंकि आपको फंक्शन तो वही है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो अभी भी सेम ही रहेगा। ऐसे नाउ आप 1 पुट करोगे तो 1 पुट करना आपको अलाउड नहीं है, आपको 0 से 1 जाना है, तो आप यहाँ पे 1, क्योंकि 1 पुट करने पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो मैंने कहा कि 1 पुट करने पे एंड पॉइंट पे अगर नॉट डिफाइंड है तो मेरे पास एंड पॉइंट के लिए एक जुगाड़ है लिमिट वैल्यू। एक्सटेंडिंग टू 0 से 1 जा रहे हो तो ये 1 का माइनस फंक्शन में कंसिडर होगा। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, 0 पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, डिफाइंड है तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 ही है। ये प्लस है बीच में बच्चे, सॉरी आप यहाँ पे चूंकि फिर से ये 1 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन इस बार ये क्या कर रहा हूं मैं, ये 1 है और ये बच्चे √3 है, सॉरी यहाँ तक 1 से √3 जाना, √3 पे ये डिफाइंड है, √3 पुट कर रहा था अभी जस्ट, तो ये वैल्यू आपको माइनस का π/3 इस तरीके से दे देगा। आपने देखा था 1 पुट करना डायरेक्टली अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं, 1 से √3 जा रहे हो तो यहाँ पे लिमिट x विल बी कंसिडर टू बी 1 का प्लस tan इनवर्स ओवर इज 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, ऐसा आप कंसिडर करोगे, ऐसा आप यहाँ पर इसको कंसिडर करोगे। ये बात सभी को क्लियर हो गई अच्छे से। और फिर आप फाइनली आंसर निकालने के लिए क्या काम करोगे, 1 का निगेटिव पुट करोगे, तो 1 का निगेटिव का स्क्वायर 1 से छोटा ही होगा, तो ये आपका पॉजिटिव 0 होगा, ऊपर आपका पॉजिटिव नंबर, ये आपका प्लस इंफिनिटी होगा, तो इसकी लिमिट वैल्यू आपको π/2, ये माइनस का π/3, एक माइनस ये वाला मैंने लिखा, 1 प्लस रखेंगे तो ऑब्वियस है ये नंबर 1 से बड़ा होगा, तो ये 0 से निगेटिव 0 होगा, निगेटिव 0 से 1 प्लस x के ऊपर पॉजिटिव नंबर, तो उसको ये 1 माइनस मतलब ये नहीं निगेटिव हो गया, 1 से छोटा मतलब अभी भी पॉजिटिव ही है, इसलिए इसको अपन ने π/2 लिखा। नाउ द 1 प्लस पे ये डिनोमिनेटर आपका निगेटिव 0 ऊपर पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर, तो ये आपका माइनस का इंफिनिटी, tan इनवर्स माइनस का इंफिनिटी आपको माइनस का π/2, तो ये प्लस का π/2 ऐसे प्रोवाइड करेगा, और ओवरऑल आंसर की वैल्यू आपकी π/2 पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3 इस करेक्ट आंसर होगा। तो पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिसमें कि नॉट डिफाइंड